हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम वीटा। तो यहाँ पर ग्रुप डी साइंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से सारे फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो आप जब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि सभी लोग आपको बताते हुए कि आपको जब साइंस पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ना है। उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज मैंने बनाया है और यहाँ पर हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा इस सीरीज में, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपने पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो जरा देखना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। जैसे रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं दिखा रहा हूं ना वो एग्जाम में आया हुआ है, और मैं तुम्हें जब बुक पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे प्रश्न तुम बुक पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो लगभग 80% क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बुक अप टू 10th तक ही मिलेंगे। तो तुमने देखा भी होगा 6 to 10 तुम्हें पढ़ने को बोला जाता है। चलो देखो एक और क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हैं। को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके आपके ग्रुप डी में जो पूछे जाएंगे ना उस तरीके के आसान क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते और देखते हैं कि क्या यही सारे प्रश्न वहां पर हैं जो आपको पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कोशिका हमें कहाँ पढ़ना है? क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक बार जरूर पढ़ लो तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी एग्जामिनेशन में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखो, कोशिका की खोज किसने की थी? भाई कोशिका की खोज यहां क्लियरली देख सकते हो, रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियरली यहां लिखा हुआ है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं इसे पढ़ाता चलूंगा तो तुम्हें बहुत आसानी से ये सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। और देखना लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो सारे क्वेश्चन आंसर भी आप आसानी से कर सकोगे। तो यहां देखना, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो किस चीज में की थी? तो यहां देखो क्लियरली यहां लिखा हुआ है कि कॉर्क के पतले काट में की थी। अब बात तुम्हें लग रहा हो कि ये कॉर्क क्या होता है, तो यहां देख सकते हो कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन यहां पर हो गए। अब देखो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा निर्मित स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। और यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि जब उन्होंने कोशिका को देखा था तो भाई वो किस तरीके का दिख रहा था? तो यहां देखो उनको प्रकोष्ठ के रूप में कोशिका दिख रहा था, जो कि कैसा था? छोटे छोटे प्रकोष्ठ के रूप में दिख रहा था, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतीत हो रहा था। इस तरीके से उन्होंने स्वनिर्मित को अपना जो माइक्रोस्कोप है उससे देखा तो कोशिका इस प्रकार से दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते की भांति। तो ये भी एक क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? यह भी एक क्वेश्चन होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। तो इस प्रकार देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर हो गए, जो कि एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कहां बातें लिखी गई है? ये सारी बातें लिखी गई है हमारे एनसीईआरटी बुक में, और इसीलिए बोला जाता है कि भैया एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल होगा। अब देखो यहाँ सेफ्रामाइन सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि क्या करता है? सेल को, कोशिका को रंगने के लिए यूज किया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन है, आगे मैं इसको फिर से और अच्छे से पढ़ाऊंगा।
अब यहाँ पर ये देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को दिखाया गया है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। जैसे मैंने बार बार पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन को, तो उसमें तो दिखा नहीं है मुझे। अब यहाँ पर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा, ये देखो। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो हर एक पॉइंट से यहाँ क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी इसीलिए हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या आया, सजीव जो कि सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम लोग स्वयं। तो हम लोग कैसे जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो एग्जाम में तुम्हें याद रखना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीवों के नाम। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका उत्तर क्या है, वे एक कोशिकीय जीव हैं। जबकि जो फंजाई होते हैं, पादप होते हैं या जंतु होते हैं, वे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। तो ये सब पॉइंट्स क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पर जो भी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उन सब को देखते जाएंगे। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिकाएं बनाती हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये देखो, एक कोशिका क्या होता है, इसमें विभाजन होता है और ये विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये जो कोशिका है अपने ही जैसे ये विभाजित हो जाएगा और इससे नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। अब ये कोशिका विभाजन अलग अलग प्रकार का होगा। तो कोशिका विभाजन बेसिकली कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग जो यूजुअली नॉर्मली पढ़ते हैं वो 2 ही प्रकार का पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, माइटोसिस कोशिका विभाजन, और दूसरा होता है मियोसिस कोशिका विभाजन। एक को क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरे को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आप लोगों को जो यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ाया गया बस उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं। तो बस उतना ही जितना आपके लिए काफी है क्लास 10 तक, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो बॉक्स है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पढ़ो भी और याद भी कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आप ध्यान देना है कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, कॉर्क में किया था, जो कि मृत होता है। कैसा होता है, मृत होता है, यानी डेड होता है। यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो डेड सेल था, मृत था। 1665 में उन्होंने उसका पता लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि ल्यूवेनहक ने 1674 में सबसे पहले क्या किया, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर बनता है कि जीवित कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम किसने लगाया, तो ल्यूवेनहक ने लगाया। कब लगाया, तो 1674 में लगाया। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अभी और क्वेश्चंस बनेंगे इस येलो बॉक्स से। तो यहां पर देखो, अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। तो भाई अब कोशिका में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, उनका पता किसने लगाया, तो सबको याद कर सकते हो, या फिर हमारे 10th में जितना दिया गया है उतना तो कम से कम याद रखना है। तो केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया। क्वेश्चन बनेगा कब पता लगाया, तो 1831 में पता लगाया। देखा तुमने कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा एनसीईआरटी बुक, कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं।
फिर यहाँ देखो, जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो जीव द्रव्य किसने नाम दिया, कब किसने खोज किया, तो सीधे नाम हो जाएगा जेई पुरकिंजे ने। इसको याद कर लेना है। अब इसके बाद यहां पर देखोगे दो वैज्ञानिकों का नाम दिया है, एक है एम स्लीडन और दूसरा है टी स्वान। एकदम रट लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर है एम स्लीडन और दूसरा क्या है, टी स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दिया था। अब यहां पर से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया वह क्या बताता है। तो देखोगे यहां पर लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार। अरे भाई किस सिद्धांत के अनुसार, जो यहां पर स्लीडन एंड स्वान ने दिया था उसके अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। ये वाला स्टेटमेंट दिया होता है और इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कि सभी जो जीव हैं वे किस चीज के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक है ना। अब इसी में कुछ और एडिशन आएगा। तो विर्चो जो थे 1855 में उन्होंने कोशिका सिद्धांत को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। यानी कि यहां से तुम्हारा एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, विर्चो ने बढ़ाया था। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी जो पहले कोशिका मौजूद है उसी में विभाजन होगा और नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो अब यहां पर तुम्हारे पास कोशिका सिद्धांत में दो स्टेटमेंट आ गया, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलो अब आगे बढ़ते जाते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कि सभी चीजों को तो हम लोग नहीं याद कर सकते हर एक लाइंस को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, याद करते जाएंगे। तो यहां देख सकते हो कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो अमीबा यहां पर देखो उदाहरण दिया गया, इसको याद कर लेना है कि जो अमीबा है वो अपनी आकृति क्या करते रहती है, बदलते रहती है। जबकि यहां पर देखोगे जो तंत्रिका कोशिका होता है, हमारे शरीरों में क्या पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, वह जो है अपना आकृति नहीं बदलता है। तो यहां देख सकते हो आकार, यहां देखो कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, तो ये तंत्रिका कोशिका क्या है, अपना आकार नहीं बदल रही है। ये बातें क्या कर लेना है, इस बात को याद कर लेना है। अब चलो यहां पर कुछ और चीज को पढ़ लेते हैं। देखो अब ये जो कोशिका होती है उसमें भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग, जिसके बारे में आगे पूरा हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो देखा कितने सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो लास्ट में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया उससे इसको मैच कराऊंगा और मैं देखूंगा कि कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो और वो सारे एनसीईआरटी से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो कुछ 10 से 20% क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, ये तो तुम्हें ही पता है। तो उसके लिए विशेष तैयारी करनी होती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। भाई देखो ऊपर ऊपर पढ़ना अलग बात होता है, लेकिन अच्छे से यदि नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम निकालना कोई मजाक चीज थोड़ा ही होता है, इतनी भीड़ बढ़ गई है। यहाँ देखो अब हम लोग देखें कि कोशिका किस चीज से बना होता है। तो यहाँ पर जो 3 चीज हम लोग को पढ़ना है कोशिका में, वह मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद है केंद्रक और तीसरा क्या है, कोशिका द्रव्य, जिसको मैं चित्र में भी दिखा चलूंगा। तो यहां सबसे पहला क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां जो कोशिका होता है, कोशिका की जो सबसे बाहर का आवरण है वही क्या है, कोशिका झिल्ली है। जबकि जो पादप कोशिका है इसमें इसके अलावा एक और परत होगा जिसे हम लोग कहेंगे कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, पादपों में ही पाया जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब उसी का नाम है। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, वह है प्लाज्मा झिल्ली या फिर यह क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद यह क्या करता है, यह जो है, जो कोशिका है उसके बाहरी पर्यावरण से क्या करता है, उसको अलग करता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये एक और प्रश्न आता है। तो भाई कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पदार्थ को कोशिका के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि कोशिका के अंदर बाहर नहीं जा पाते, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब एक दो टर्म्स तुम्हें पढ़ लेने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारे लिए। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि विसरण किसे कहते हैं। तो पदार्थों का जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है, गति होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर बत्ती जलाया गया तो उसका धुआं क्या होगा, धीरे धीरे करके पूरे रूम में फैल जाएगा। तो ज्यादा सांद्रता से उसका गमन किस ओर हो रहा है, कम सांद्रता की ओर, उसे ही क्या कहते हैं, विसरण। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि पौधों में कुछ पदार्थ जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसका अंदर बाहर होना कैसे होता है, तो वह होता है विसरण के द्वारा। अब एक और चीज यहां पर हम लोग को पढ़ना है और वह क्या है, परासरण। क्या है, परासरण। तो अब यदि पूछा जाए कि जो पौधे होते हैं उसमें यदि जड़ है, देख लो ये जड़ है, तो उसमें यदि पानी अंदर जा रहा है, H2O यदि अंदर की ओर जा रहा है, तो वह किस विधि द्वारा जाता है, तो इसका उत्तर है वह परासरण विधि द्वारा जाता है। किसके द्वारा, परासरण विधि द्वारा। इसको भी याद रखना है। तो परासरण क्या होता है, तो जल के अणुओं का गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, कहां से कहां हो, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। और उसे भी हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है इस परासरण को, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो अब हम लोग देखेंगे यहां पर कोशिका झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है। और ये किस चीज का मिलके बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये दो क्वेश्चन भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कोशिका झिल्ली किससे बनाता है, प्रोटीन एवं लिपिड का, और साथ ही ये क्या होता है, लचीला झिल्ली होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके द्वारा जो बाह्य पर्यावरण है उससे कुछ जीव क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। और ये सारा जो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को याद कर लेना है। एंडोसाइटोसिस क्या हो गया, जो कोशिका है उसके अंदर जो पदार्थ हम लोग ले रहे हैं वही क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया। ये एक और क्वेश्चन बनता है जिससे हम लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब आ गया बारी कोशिका भित्ति। तो ये तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। तो यदि आपसे पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच एक डिफरेंस क्या है, तो यही है, पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये मेन डिफरेंस हो गया। अब यहां पर देखोगे कि जो पादप कोशिका है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली तो होता ही होता है, उसके अलावा उसके चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। समझ गए। अब यहां पर जो पादपों का कोशिका भित्ति होता है वह किस चीज का बना होता है, यह भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो वह किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो फंजाई होता है उसका कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो उसका चिटिन या काइटिन, इस तरीके से वर्ड लिखा होगा, उससे जो फंजाई होते हैं उसका क्या बना होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। यदि पूछा जाए बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो एक दो एक्स्ट्रा चीज भी आप याद कर सकते हो। चलो यहां देखते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो सेल्यूलोज क्या करता है भाई? तो वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करने में, मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। जब किसी पादप कोशिका में परागशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। और इस प्रकार को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी कि ये जो तुम्हारा कोशिका है, पादप कोशिका है, इसमें जो यहाँ प्लाज्मा झिल्ली है वो इस तरीके से यदि संकुचित हो जाए, इसके पदार्थ संकुचित हो जाएं, कैसे? जब पानी का यहाँ पर क्या होगा? हानि होगा, तो ये संकुचित हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। तो ये सब बात देखा तुमने कितना जरूरी का था, और तुम्हें क्या कर लेना है? इन सब चीजों को याद करके चलना है। अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परागशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। तो ये बात मैंने जैसे बताया कि पौधों में यदि जल को अवशोषण किया जा रहा है तो किस विधि के द्वारा अवशोषण किया जा रहा है? तो ये परागशरण विधि द्वारा जल का अवशोषण किया जा रहा है, जो कि जीवित कोशिकाओं में हो रहा है, मृत कोशिकाओं में नहीं हो रहा है। कोशिका भित्ति जैसे मैंने बता दिया, यही सब चीजें लिखी है। अब देखो, अब दूसरा चीज आता है हमारा केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, यहां देख लो। तो सबसे पहले तो हम लोग केंद्रक के बारे में इन्हीं चीजों को देख लेंगे। यहां देखना क्या क्या बातें हैं। तो कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, सैफरानिन और मिथिलीन ब्लू का भी उपयोग करते हैं, ये बात भी याद रखना है। तो कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप से यदि देखना है तो उसको क्या करना होता है? रंगना भी पड़ता है। और उसको हम लोग किससे रंग सकते हैं? तो सैफरानिन अथवा मिथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं। ये बात हम लोगों को क्या कर लेना है? याद रख लेना है। अब जो केंद्रक है, उस केंद्रक जैसे आप जानते ही हो कि ये जो कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक के बारे में भी कई चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एग्जाम के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या आ गया? केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आकृति होगी, या झिल्ली होगा सीधे बोल रहा है, तो दोहरी परत का एक झिल्ली होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। यानी कि ये जो केंद्रक है उसके चारों ओर दोहरे परत का क्या होता है? केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है, जिसके बीच में छिद्र छिद्र होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर के नाम से जानते हैं, या देखो छिद्र के नाम से जानते हैं। इसी से क्या होता है? पदार्थों का क्या होगा? यहाँ आदान प्रदान होगा, कोशिका द्रव्य और फिर तुम्हारा केंद्रक के बीच में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो क्या बात लिखी गई है। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। यहां से तो बात एकदम जरूरी क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक होता है उसी में क्रोमोसोम पाया जाता है, और यही जो क्रोमोसोम है वह माता पिता से उसके संतान में जाता है। तो माता पिता के गुण कहाँ जाएंगे? उसके संतान में जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम भाई किस चीज का बना होता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्लस में क्या होता है? प्रोटीन। ये दो चीजों से बना होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म भी तुमसे पूछा जाएगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसका भी ये याद कर सकते हो। क्रोमोसोम डीएनए तथा किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, यानी डीएनए में ही वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। ये बात भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पर एक खास चीज है कि जीन किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है जो कि किसी प्रोटीन को बनाएगा, वही क्या कहलाएगा? यहां पर जीन कहलाएगा। अब पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को ग्रुप डी की तैयारी करनी है, तो भैया जो जो चीज काम की है बस उसी को याद करते चल रहा है। अब यहाँ पर एक देख सकते हो पॉइंट है, कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, एक कोशिका से ही
जब अन्य कोशिकाओं का निर्माण होगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। और उसमें केंद्रक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद पूरा कोशिका विभाजित होता है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोशिका में केंद्रक मौजूद है अथवा केंद्रक मौजूद नहीं है। इस प्रकार से कोशिका क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक प्रकार के कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरे प्रकार के कोशिका को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिफरेंस को यहाँ बताया भी गया है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्राय क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है, 1 से 10 म्यू होता है उसका क्या आकार। जबकि यहाँ पर देख सकते हो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका आकार बड़ा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें मैंने क्या बताया, जो केंद्रकीय क्षेत्र है वह सुस्पष्ट नहीं होता है, और वहां पर जो केंद्रक झिल्ली है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। जबकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होता है, और सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली क्या होता है, मौजूद होता है। एक और खास चीज है कि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होता है, एक होता है, और इसमें एक से अधिक होता है। जबकि एक खास बात यहाँ याद रखना है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। अब ये झिल्ली युक्त कोशिका अंगक क्या है, इसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वह क्या है, एक झिल्ली युक्त क्या है, अंगक है। वो क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है वह भी क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज है वह क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य, जैसे कि आप देख सकते हो यहां कोशिका द्रव्य के बारे में बताया गया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ के रूप में मौजूद होता है कोशिका झिल्ली के अंदर। और यह जो पदार्थ है ये क्या है, इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं, जिसको नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ाने वाला भी हूं। अब देखो यहाँ पर एक खास क्वेश्चन बनता है, जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन सब बातों को यहाँ पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ खास बात देखोगे कि जो वायरस है वह जीवित कोशिका उसको हम लोग नहीं मानते हैं, या फिर इस तरीके से बोला जाए वो कोशिका नहीं होता है, तो उसमें कोई झिल्ली भी नहीं पाया जाएगा, कोई कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाएगा। तो जो आगे का वीडियो हम लोगों का होने वाला है उसमें हम लोग कोशिका अंगक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो भाई हम लोगों ने कोशिका तो पढ़ लिया, अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमारे से बन रहे हैं, क्या ये वही क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, या कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो आप ही बता दो क्या आंसर है, क्या ये एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर आप जानते भी हो। कोशिका की खोज किसने की थी, तो भाई रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। अभी तुरंत तो बताया है। देखा तुमने, ये सारे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से बन रहे हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो वो हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। जबकि यहां पर देखोगे कि यहां यदि इसमें हम लोग केंद्रक को मिला दें, किसको मिला दें, केंद्रक को मिला दें, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये हो गया तुम्हारा जीव द्रव्य, और ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। देखा तुमने, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, हमारे ही बुक में लिखी हैं, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, एनसीईआरटी बुक के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो
किसमें मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म। अब तो इसका आंसर आप कर सकते हो, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, वसाओं और उत्तकों के बीच, तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो ये देखो तो क्या होगा, ये केंद्रक और कोशिकांग है। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक और ये देखो यही है केंद्रक, और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। इसी के बीच में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होने से कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखा, मैंने बताया ना अभी तुरंत, जो जो क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या बोलते हैं जरा बताओ। यहां पर देखना, ये था प्लाज्मोलाइसिस। क्या था? प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि जीव द्रव्य कुंचन, यही था ना, यही हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देख सकते हो, को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये किस चीज का प्रश्न हो गया? ये हो गया कोशिका अंगक का प्रश्न। तो उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, चलो इसको स्किप करते हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे काम का है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करता है? जरा बताइए तो, क्या एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है? क्या आपको इसका आंसर पता है? बिल्कुल, ये क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, या क्या होता है? कोशिका झिल्ली, या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो भी नाम है, ये तीनों एक ही नाम हो गए, और ये मैंने अभी तुम्हें तुरंत पढ़ाया है। और जैसा स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। तो जरा सोचो, क्वेश्चन कहां से आते हैं? अरे भैया, बुक से ही तो आते हैं। अब देखो, ये तो तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पर ये देख लो, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहां पर क्या इसका उत्तर हो गया? कोशिका। अभी तो पढ़ाया था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। यदि एक कोशिकीय जीव की भी बात करें तो उसका सारा काम उसी एक कोशिका से होता है, यानी कि सूक्ष्मतम क्या हो गया? इकाई हो गया। और जो स्वतंत्र अस्तित्व में क्या कर सकता है? रह भी सकता है। तो वह सूक्ष्मतम कौन हो गया? कोशिका हो गया। अब कोशिका के भीतर जो पदार्थ होते हैं वो जीवित नहीं है। यदि कोशिका टूट जाए, फूट जाए, तो क्या जीव द्रव्य, रिक्ति या कोशिका द्रव्य, ये क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व इसका है। क्या इसको जीव मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। भैया, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अब देखो, यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस चीज का है? कोशिका अंगक का। तो भाई, इसके बाद तो एक और वीडियो होने वाला है ना, जहां पर हम लोग कोशिका अंगक को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बस उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अब और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? ये देखो, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो भाई देखो, मैंने बताया था ना कि यहां पर पुरकिंजे ने, यही देखो एक ही क्वेश्चन यहां पर दिया था, वो जो येलो बॉक्स में था, कितना इंपॉर्टेंट था। क्या? पुरकिंजे। यहां देखो दिया है नाम, जो कि प्रोटोप्लाज्म उन्होंने क्या किया? शब्द को दिया था। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है वो किस चीज का है? कोशिका अंगक का है, जिसको मैं तुरंत पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। यदि तुम्हें पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि और वीडियोस हम लोग ला सके। यदि पसंद ना आ रहा हो तो भी बता देना, क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप जरूर बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी का बात हो रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूरॉन, जो कि लगभग क्या होगा? 1 मीटर तक लंबा हो सकता है।
अब देखो कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुमको पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, तो बताइए जरा। तो वैसे जीव जो कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना होगा वही क्या होगा, वही तो कोशिका होगा। ये तो पढ़ा था ना, तो कोशिका थ्योरी में दो बातें मैंने बताई थी। तो यहाँ पर देखो जो कवक होता है वह पूर्ववर्ती कोशिका से बनेगा, उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। शैवाल और जीवाणु भी उसी तरीके से होंगे, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा और वो पूर्ववर्ती कोशिका से बना होगा। लेकिन ये देखो वायरस है, विषाणु है, तो ये कोशिका है क्या? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। अब देखो जरा पादप कोशिका से कुछ क्वेश्चंस को देख लो जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। भाई देखो जितना मैंने पढ़ा दिया है ना उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस तुम्हारे जो आ रहे हैं वो तुम जरूर बना सकते हो। यहाँ देखो पहला ही क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किस चीज से बनी होती हैं? तो सेलुलोज से बनी होती हैं। पढ़ाया तो था कि किस चीज से बनी होती हैं? सेलुलोज से बनी होती हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? सेल्यूलोज है, अभी तो पढ़ा था। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो भाई ये तो कोशिकांग का प्रश्न है, तो उसको वहीं पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब चलो और देखते हैं निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप प्लीज कर दीजिएगा। ABCD यहाँ देख लो, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है और क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ पर कोशिकांग बोल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? यस, ई करके मैं लिख दूं यहाँ पर कोशिका भित्ति। तो क्या कोशिका भित्ति इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कोशिकांग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो भाई लोग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए और मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब आ रहे होंगे। और ये सारे हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा? NCERT से ही पढ़ा है। तो यदि और आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दो और बताओ कि हमें ये आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को और वो क्या है? कोशिकांग है। तो यहाँ देख सकते हो कोशिकांग या कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर चलो कुछ क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। भैया सबसे पहले क्वेश्चन देख लोगे तो मन में खुशी होगी कि भाई यहाँ पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वहाँ क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के बताए गए हैं और उससे तुमको क्या मिलता है? थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि यस सही वीडियो मैंने खोला है और सही वीडियो को मैं देख रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। ये देखो यही सारे क्वेश्चन हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला पाए जाने वाला अणु है? ये सारे क्वेश्चंस तो तुम यहाँ पर देख ही रहे हो। तो हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या है कि हर एक कोशिकांग को पहले मैं NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें एक कोशिकांग पढ़ाया और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो सोचो जरा NCERT से कितना बेहतरीन तैयारी होगा। तो भाई तुम्हें यदि अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक कमेंट तो जरूर कर दो कि सर प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, या फिर कम से कम ये तो लिख दो कि सर मत बनाइए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो लिख दो भाई, क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लोग अब देखते हैं। तो बच्चों पिछले पार्ट में मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कोशिका के बारे में, और अब उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग भी बोलते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। और ये तो सबसे खास एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने एनसीईआरटी के थ्योरीज को यहाँ पर रखा है और साथ ही साथ जो उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर में उसको भी यहाँ पर रखा है, जिससे कि तुम्हारी तैयारी एकदम दमदार हो, तुमको एनसीईआरटी की थ्योरीज भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ उससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह भी तुम्हारे जवान पे हो। तो यहाँ देखो, कोशिका अंगक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब देखो पिछले अनुभाग में हम लोगों ने केंद्रक के विषय में पढ़ा था, तुम लास्ट पार्ट को देख लेना। अब यहाँ पर अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी जैसे कोशिका अंगकों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि हम लोग एक कोशिका की बात करें तो पिछले ही बार मैंने बताया था कि कोशिका के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। दूसरा क्या था, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और तीसरा क्या था, न्यूक्लियस यानी नाभिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं तो इसमें देखोगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसमें छोटे छोटे अंग लगे हुए हैं जिससे कि हमारा शरीर चल रहा है, ठीक इसी तरीके से कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंगक लगे होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं जिससे कि कोशिका चल पा रहा है, यानी कि कोशिका जीवित रहता है और कोशिका कार्य को करता है। और यहाँ पर उसे मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें कल ही बताया था, क्या बताया था कि ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ये कैसी कोशिका है, यह एक जंतु कोशिका है। जबकि यदि ये पादप कोशिका होगा तो इसके बाहर एक और आवरण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिया कि ये क्या है, केंद्रक है। और इस केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस, देखो एक ही चीज के कई नाम हैं तो उसको तुम याद रख सकते हो। इन दोनों के बीच में यानी कि प्लाज्मा झिल्ली और ये केंद्रक, इसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और तुम खुद ही देख सकते हो इस साइटोप्लाज्म के अंदर कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, अंतर्द्रवी जालिका के बारे में बताया गया है, गोल्जी उपकरण के बारे में बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब लाइसोसोम है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर कोशिका अंगक हैं या फिर कोशिकांग हैं। इसका मतलब अब तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी स्ट्रक्चर अब 2 प्रकार के होंगे, एक को हम लोग कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरे को क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन। तो हम लोगों को बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। अब यहां से दिमाग में तुमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो कोशिकांग होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कोशिकांग कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक तो ऐसा कोशिकांग होगा जिसके चारों ओर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है। जबकि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, इसमें झिल्ली पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम, इसको तुमको याद रखना है। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ क्या होता है, झिल्ली पाया जाता है। जबकि यहाँ देख सकते हो राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, फिर सेंट्रियोल्स हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है। इसी के साथ जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे सेल इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि वो स्टोरेज वगैरह का कार्य करते हैं। तो ये सारे जैसे कि तुम्हारा स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो गया, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इसमें सेल इंक्लूजन्स होते हैं। तो इसके बारे में तो उतना नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पूरा डिटेल में प्रीवियस ईयर से आए क्वेश्चन के साथ क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोगों को सेल
यस, ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। तो यहाँ तुम्हें कोशिकांग मैंने दिखा भी दिया। और यहाँ देख सकते हो ये क्या है तुम्हारा पादप कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तो भाई अंतर होता है, ये तुम्हें मैंने बताया भी था कुछ। जैसे कि एक दो अंतर यहाँ पर जो मैंने बताया था कि भाई जो जंतु कोशिका होता है उसमें सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति है नहीं होती है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो काफी और अंतर तुमको पता चल जाएगा। तो यहां से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इनमें से कुछ क्वेश्चंस बनती हैं जो कि डिफरेंसेस से भी आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जरा इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, रसधानियां, देखो तीन तीन नाम इसके हो गए, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर में हम लोग को पढ़ना होता है। तो जो पादप कोशिका है उसमें जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है, देख लो यहां देख सकते हो यही है वैक्यूल। ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसी को रसधानी के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, ये तो आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहां पर ये चीज मैंने तुम्हें सिखा दिया। तो ये पादप में बड़ा होता है, जबकि जंतु में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं या एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिका पाई जाती है, ये असत्य है, ये गलत है। समझ गए ना, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। बच्चे लोग ध्यान से एक एक लाइन को सुनो और उसको दिमाग में रखते जाओ। देखो एग्जाम निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भाई यदि ग्रुप डी में मैं पढ़ रहा हूं तो कुछ भी दो चार लाइन कहीं से पढ़ लिया और ग्रुप डी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो तुम एकदम ऊपर ऊपर मतलब छक्का मारने का कोशिश करोगे कि अरे यार क्या एनसीईआरटी पढ़ना और क्या कुछ पढ़ना, चलो दो चार 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं बस एग्जाम निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तुमको बहुत अच्छे से हर एक लाइन को समझना होगा। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, ये बात सही है। पादप कोशिका बड़ा होगा, जंतु कोशिका क्या होगा, छोटा होगा। पादप कोशिका में रसधानी बड़ा होगा, जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होगा। पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं मिलेगा और जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाएगा, ये सब बात याद रखना। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता, ये भी बात सही है कि जो पादप कोशिका है उसमें हरित लवक पाया जाएगा या प्लास्टिड पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। और भी देख लो, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाए जाते, ये भी सही। यानी कि आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था तारक काय, जो कि जब कोशिका में विभाजन हो रहा होता है उसमें ये क्या करता है, मदद करता है। अब यहां से निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में जो कौन सा एक अणु है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जल इसका उदाहरण है। अब आ गए हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के पहले टॉपिक पर, और वो क्या है तुम्हारा अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते जाएंगे और जो जो क्वेश्चन बनेगा वो कराया जाएगा, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया उसको भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो क्या बताया जा रहा है, जो अंतर्द्रव्य जालिका है झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है, और ये पूरे कोशिका को क्या करता है, एक मजबूती प्रदान करता है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह पूरे कोशिका में बिछा होता है। तो देख सकते हो यही है, ये देखो ये क्या है, झिल्ली युक्त है,
ये क्या है, झिल्ली युक्त है। और देखो ये शीट की भांति है, शीट की भांति है। और नलिका, देखो ये नलिका की तरह है, दिख रहा है ना, ये नलिका की तरह है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अंतर्द्रवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये होता है दो प्रकार का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बात अब आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। देखो ये बच्चा लोग यहाँ जो गोल गोल लगा हुआ है इस तरीके से, यही क्या है, राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे यहां देख सकते हो, यहां पर कोई भी राइबोसोम नहीं मौजूद है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से ये दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अंतर्द्रवी जालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER। इस तरीके से ये दो होगा, ठीक है। और इस प्रकार से जब राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होता है तो वो होगा RER, नहीं है तो वो हो गया SER। अब यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, RER। अब देखो यहां पर कुछ फंक्शंस को भी बताया गया जिससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अब देखो कुछ और बातों को यहां लिखा गया है, SER वसा अथवा प्रोटीन अणुओं को बनाने में सहायता करती है। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि SER का क्या फंक्शन है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड बनाने का काम करता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले पार्ट में कि जो कोशिका झिल्ली है वह किससे बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। यह भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करता है। तो जो एंजाइम होते हैं उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। कुछ हार्मोन होते हैं उसमें भी प्रोटीन और वसा पाया जाता है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं और पूरे कोशिका में एक जालिका की भांति क्या होते हैं, फैले रहते हैं। देखा तुमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तक केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। यानी कि यहां से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे कोशिका में इस तरीके से बिछा हुआ है और वो क्या कर रहा है, पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए नलिका का कार्य कर रहा है। वह क्या कर रहा है, वह क्षेत्र प्रदान कर रहा है जहां पर पदार्थों का क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, परिवहन हो सके। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से एक आध दो क्वेश्चन और याद कर लो। यहां देखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिसको कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी की लाइन को डायरेक्ट उठा दिया जाता है और उसको फिर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ कशेरुकी जंतु हैं, जैसे कि हम लोग भी कशेरुकी जंतु हैं, उनकी यकृत कोशिका यानी कि जो लीवर सेल होता है उसमें जो SER होता है वह क्या करता है, विष तथा दवा को निराविषीकरण यानी कि उसको
जो विष है उसको निराविषीकरण कर देगा और उसके प्रभाव को क्या करेगा, खत्म करने का कार्य करेगा और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ से क्या सर, प्रीवियस ईयर में आपने तो बहुत सारी बातें बता दी, क्या ये प्रीवियस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो एनसीईआरटी से हैं, मैच खा रहे हैं, या बेकार आप टाइम पास कर रहे हैं हमारा? देखते हैं। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? जरा बताओ, तुम्ही से प्रश्न किया गया है। हरित लवक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है। अभी तो पढ़ा दिया, जो प्रोटीन संश्लेषण है वह कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, एक है लाइसोसोम और दूसरा है राइबोसोम। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाइसोसोम और राइबोसोम में, तो इसको हम लोग याद भी कर लेंगे। देखो लाइसोसोम के बारे में आगे पढ़ना है हम लोगों को कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि जब फट जाता है तो पूरे सेल को ही खा जाता है और सेल को क्या कर देता है, लाश बना देता है, मार देता है, मृत कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके पाचक एंजाइम कोशिका को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिका को क्या बना देगा, लाश बना देगा, और लाश से लाइसोसोम याद कर सकते हो। तो एग्जाम में तुम्हें याद रहेगा कि लाइसोसोम और राइबोसोम दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम कंफ्यूज मत होना। अब देखो राइबोसोम क्या बनाते हैं भैया, क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहां जाता कि SER में क्या संश्लेषण होता है, के द्वारा क्या संश्लेषण होता है, तो लिपिड अथवा वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा आ गया गाल्जी उपकरण। तो यहां पर जो बातें बताई गई हैं एकदम ध्यान से सीखते जाओ और याद भी करते जाओ। तो जो सबसे पहला बात आप सीख सकते हो वह है गोल्जी उपकरण के बारे में, कि गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने दिया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। याद कर लीजिए। देखिए यहां पर जो बातें बताई जा रही हैं वो आपके लेवल की हैं, इससे तो कई प्रश्न हो सकते हैं, 20 से ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको उन सबको याद करना है? बिल्कुल नहीं, आपको अपने लेवल को देख करके चलना है। गोल्जी उपकरण एक झिल्ली युक्त या फिर बोलेंगे झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है। तो यहां आप देख सकते हो गोल्जी apparatus के चित्र को दिखाया गया है, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे समानांतर करके सजी हुई रहती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पुटिका बोलेंगे। अब जब ये पुटिका इस तरीके से सजे रहेंगी तो सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करेंगी। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिस्टर्नी का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा गोल्जी का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखो ये जो कुंडिका कहेंगे, ये जो दिख रहा है इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कुंडिका कहते हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का निर्माण करती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंस का है। यहां से आपको क्वेश्चन मिल आ जाएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्जी बॉडी है वो दोनों मिलकर के क्या फॉर्मेशन करता है, तो इसका उत्तर है जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का फॉर्मेशन करता है। ये बात को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पदार्थ का संश्लेषण होता है, जैसे मैंने पढ़ाया था तुम्हें, वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का भी संश्लेषण होता है। तो वो पदार्थ कहाँ आएंगे, गोल्जी apparatus में आएंगे, जहां पर उनको क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में गोल्जी के द्वारा भेज दिया जाएगा। अब यहां देख लो इस कार्य में, यानी कि जो कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है, पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना शामिल है।
तो यहाँ पर जो पदार्थ आते हैं उनका यहाँ संचय किया जाता है, साथ ही इसमें कुछ फेर बदलाव करना हो, कुछ रूपांतरित करना हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो वह भी यहाँ किया जाता है, और फिर इसको जहाँ भेजना है वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। एक और चीज इसके बारे में याद कर सकते हो कि यहाँ पर सामान्य सरल शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ पर, गोल्जी एपरेटस में। ये देखो यहाँ पर तुम इसको देख सकते हो, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के पदार्थ को कहाँ भेज दिया गया, ये भेज दिया गया गोल्जी एपरेटस में, जहां पर इसको स्टोर किया जाएगा, पैक किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, और जहां जहां इसको भेजना है वापस भेजा जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हो कैसे ये पदार्थों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये तो समझ में आ गया। तो क्या इससे कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना है? सर बिल्कुल, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को भी देखते चल रहे हैं कि पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हम लोग जान सके कि क्या बातों को याद रखना है और किन बातों को जरूर से जरूर याद रखना है। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन आया भी है, यहाँ देखो, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, उसका परिवहन हो गया, संशोधन हो गया, पैकेजिंग हो गया। ठीक है, तुम्हारा संशोधन ही वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है। तो उसके लिए कौन सा जो ऑर्गेनेल है वह इंपॉर्टेंस रखता है? तो ये देखो, खुरदुरी अंतर प्रद्रव्यजालिका, चिकनी अंतर प्रद्रव्यजालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम। इसका आंसर क्या हो गया, गोल्जी काय हो गया। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं उन पर तो खास हम लोगों को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हमारा है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में मैंने बताया था कि लाइसोसोम को ही हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो लाइसोसोम को और भी देख सकते हो, लाइसोसोम को कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से यदि पूछ दिया जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों को, कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। तो जो लाइसोसोम है उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, जो उसके कोशिका के अंदर कुछ भाग टूट फूट गया है या बाहर से कुछ मान लो बैक्टीरिया आ गया है, उसको क्या करेगा, वहां पर पचाने का काम करेगा, उसको मारने का काम करेगा। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी बैक्टीरिया, जैसे बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, बात याद रखनी है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो चीजों को पचा देते हैं। ये बात याद रखना है, बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर देना। अब देखो, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और इसका एंजाइम अपने ही कोशिका को क्या कर देता है, पचा देता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। चलो अब देखना जरा, यहां पर देखो तुम लोग प्रश्न को, और देखो कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी होता है। देखो, एक लय बनाओ, एक तुम सीक्वेंस बनाओ कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है, कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे। 20 प्रकार से यदि तुम पढ़ते हो तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक लय में चलो कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो भाई एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को पहले कर लेना है, उसके बाद जो चीज बचेगा उसके बाद उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज इस बुक को उठा लिया, कल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, परसों सेट बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग थियोरीज पढ़ रहे हैं। बहुत तरीके से यदि पढ़ना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना है चीजों को, उसको समझना है, तो उस तरीके से तुमको वहां पर उसको पढ़ना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका की एक प्रकार के अपशिष्ट निपटाने वाला निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तुम्हारा लाइसोसोम। देखा तुमने किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं।
नया क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा? लाइसोसोम। ठीक है, लाश बना देता है, कोशिका को क्या कर देता है? लाश बना देता है। इस वर्ड से इसको याद भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है? जल्दी बताओ। आंसर है लाइसोसोम। देखा तुमने कितना इंपॉर्टेंस रखता है एनसीईआरटी हमारे लिए, जरूर अच्छे से पढ़ो। अब देखो यहां पर आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। यहां इसके बारे में कुछ बातें बताई गई, वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अंगक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। तो एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि ये दोहरी झिल्ली वाला होता है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होता है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होता है। देखा, जो बातें बोली गई हैं उसको याद रख लेना है कि ये जो होता है दोहरी झिल्ली का होता है। देख सकते हो, एक है बाहरी झिल्ली और दूसरा है भीतरी झिल्ली, जो कि क्या है? वलित होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे ये वलित होता है भीतरी झिल्ली। अब यहाँ पर जो बाहरी झिल्ली यहाँ देख सकते हो, भीतरी झिल्ली जो वलित झिल्ली, इसको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो एटीपी सिंथेज यहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें डीएनए भी अपना पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होता है? अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। अब एक और खास बात है, इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, इसी में ऊर्जा निकलता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेल का पावर हाउस है और इसको बहुत अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ये देख लो, कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और अपना डीएनए होता है तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कोशिका में जो केंद्रक है उसके अलावा दो और कौन से अंगक हैं जहां पर डीएनए पाया जाता है? तो पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या हो गया? प्लास्टिड। इसमें भी अपना डीएनए पाया जाता है। अब यदि प्लास्टिड की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये जो प्लास्टिड है वो दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे क्रोमोप्लास्ट और दूसरा को कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंगीन प्लास्टिक होता है, प्लास्टिड होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह श्वेत होता है या फिर रंगहीन, उसको हम लोग कहेंगे। अब देखो, जो प्लास्टिड क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये बात याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। आगे देख सकते हो, पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यहां से क्वेश्चन है जिसको याद कर लेना है कि ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल आदि क्या करता है? वो संग्रह करता है, उसको क्या करता है? स्टोर करता है। अब देखो, प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिसे हम लोग, जो कि क्या है? स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। तो ये भी दोहरा मेम्ब्रेन वाला होता है, तुम जानते हो। ये देखो, ये यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इधर देख सकते हो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, दोहरा मेम्ब्रेन वाला है। अब इसमें इस तरीके से थाइलाकॉइड पाया जाता है, सिक्के के जैसा ये जमा होता है। ये देखो यहाँ पर ये थाइलाकॉइड हो गया। और इसी में क्या होता है तुम्हारा? इसी में जो एक वर्ड बताया है यहाँ पर, ये देखो
तुम्हारा स्ट्रोमा, यही है तुम्हारा स्ट्रोमा, इसी को हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे। और ये जो थाइलाकोइड है इस तरीके से सजा रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। तो इतनी बातें दिमाग में रखनी है, जो जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। और इसमें भी अपना डीएनए होता है, डीएनए भी होगा और राइबोसोम होगा, यानी कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस खुद का होगा। अब देखो कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो कौन सा कोशिकांग है, हरित लवक है। क्या है, हरित लवक, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे इस एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पर पहले फोकस करना है, उसके बाद भाई जितना याद कर सकते हो याद कर लो, कौन रोका है, ठीक है। लेकिन कम से कम इन क्वेश्चंस को तो याद कर लेना है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसको याद करना होगा, एंथ्रोसाइनिन के कारण ये होता है, इसको भी याद कर लेना है। और पीला और नारंगी वाला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो वह क्या है, क्लोरोफिल है, अभी बताया था। अब देखो सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम है। अब राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो जो हमारा केंद्रक होता है उसी में होता है केंद्रिका, ठीक है, इसी के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। अब देख लेना तुम, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जैसे कि जंतु कोशिकाओं में, तो उसमें दूसरा नाम क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इन बातों को याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर को भी बड़ा सोच समझ के हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो एंथ्रोसियानिन, ठीक है। इन सब बातों को याद कर लो। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो तो हरित लवक हो ही गया। अब हमारा जो लास्ट है वह क्या है, रसधानियां। तो रसधानियां यानी कि ये जो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब हम लोग डिफरेंस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रसधानियां, वैक्यूल, ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्या होते हैं, ये या तो छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, देख सकते हो, ये बात यहाँ भी लिखा हुआ है। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। इस तरीके से और भी बातें देख सकते हो। तो देखो यहाँ कुछ पौधों की कोशिकाओं का केंद्रकीय रसधानियां कितनी हो सकती हैं, लगभग 50 से 90% तक बड़ी हो सकती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं, यानी इन रसधानियों के कारण ही वो फूला हुआ रहता है। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अब चलो, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये कौन से पदार्थ है, अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल हैं तथा कुछ प्रोटीन है जो कि वहां पर पाया जाएगा। तो ये बात तुम यहाँ देख सकते हो, सब बात बहुत इंपॉर्टेंस का है। देख लो यहीं पे, यही है वैक्यूल जिसको हम लोग रसधानी कह रहे हैं। ये प्लांट सेल में देख रहे हो कितना बड़ा है। अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे क्या क्वेश्चन आता है। तो निम्न में से कौन सा झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी रहती है, तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, अरे ये तो लाइसोसोम से रिलेटेड हो गया, तो ये तो लाइसोसोम हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट ही लग रहा है कि काफी क्वेश्चंस इसमें है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया तुम्हारा, सुमेलित करें। तो लाइसोसोम क्या हो गया, आत्महत्या की थैली हो गया। डीएनए क्या हो गया, गुणसूत्र में पाया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पावर हाउस हो गया। इस प्रकार से देख सकते हो, इसका जो आंसर है उसको हम लोग मिला करके यहाँ पर लिखेंगे।
तो देखा तुमने जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे एनसीईआरटी बुक से, उन सारे क्वेश्चन के साथ मैंने इसे आपको करा दिया। तो यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर कर दो, और वीडियोस बनाए जाए या नहीं बनाए जाए अपने महत्वपूर्ण विचार भी प्रस्तुत करो। अच्छा लगा या नहीं लगा इन बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर एक लिख दो। धन्यवाद।